हेलो, वेलकम है एक नए लेक्चर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। और आज का टॉपिक है एलआर सर्किट। बिल्कुल सेम जैसा हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर में करंट के लास्ट टॉपिक में आरसी सर्किट पढ़े थे, बिल्कुल सेम क्या, बिल्कुल वही है ही है। जो लोग आरसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में पढ़े थे, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे हम लोग को पढ़ना है एलआर सर्किट। है क्या? तो याद कीजिए थोड़ा सा पहले आरसी सर्किट कि जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते थे तो तुरंत जितना चार्ज होना था तो तुरंत चार्ज होता था। कोई टाइम लैग का बात नहीं होता था कि कुछ समय लगेगा चार्ज होने में। जितना चार्ज होना होता था तुरंत होता था। हाँ, अगर रास्ते में कोई रेसिस्टेंस मिलता था तो देख रहे थे कि जब चार्ज फ्लो करता था इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो रास्ते में करंट के कारण रेसिस्टेंस अपोज करता था। और सीखे थे कि रेसिस्टेंस के अपोजिशन के कारण कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज होने के बजाय कुछ समय लगता था, कुछ टाइम गैप का बात था। पूरा चार्ज होता था लेकिन कुछ समय लगता था। और सीखे थे कि चार्ज समय के हिसाब से Q0 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी, कुछ इस तरह के रिलेशन से चेंज करता था। करंट एक्सपोनेंशियली घटता था I0 ए टू दी पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी। तो ये हम लोग डिटेल में आरसी सर्किट में पढ़े थे कि चार्ज जो इस तरह से घट रहा था, वो बढ़ रहा था, वो किस तरह से बढ़ रहा था, करंट क्यों इस तरह से बढ़ रहा था, सारा हम लोग आरसी सर्किट में सीखे थे। हाँ, थोड़ा सा कैपेसिटर का बिहेवियर में यह था कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर सिंपली एक वायर की तरह से बिहेव कर रहा था। चार्ज आ रहा था, आसानी से पास कर रहा था। कैपेसिटर का सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था और करंट सर्किट में मैक्सिमम था। एट एनी टाइम इतना था। और लॉन्ग टाइम जिसको स्टेडी स्टेट बोलते थे, इनफिनाइट टाइम, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होता था, रेसिस्टेंस के क्रॉस कोई करंट नहीं पास करता था, चार्ज मैक्सिमम था। और चार्ज मैक्सिमम में रेसिस्टेंस का रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कब? लॉन्ग टाइम के बाद, जब जितना चार्ज पास करना था कर जाता था, कोई करंट नहीं पास करता था, रेसिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप आरसी सर्किट पढ़े हैं तो इस एलआर सर्किट पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा आरसी सर्किट रिवाइज कर लीजिए। हाँ, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अगर रिवाइज किया हुआ है या कोई दिक्कत नहीं है आरसी सर्किट में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एलआर सर्किट है क्या। तो अभी तक हम लोग सर्किट में बैटरी के साथ कनेक्शन में सिर्फ आर रेसिस्टेंस सोचते थे, फिर कैपेसिटर सोचते थे। लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट हुआ था कि अब आपके सर्किट में एक और एलिमेंट हो सकता है, विच इंडक्टर, एल, सेल्फ इंडक्टर। क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक करके बात करेंगे। जहां पे पढ़ना है एलआर सर्किट कि अगर किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट करे तो पढ़े कि करंट पास करेगा। करंट कितना पास करता है? तो I बराबर E बाई आर। करंट को पास करने में कितना टाइम लगता है? तो कहीं टाइम लैग का कोई बात है? बैटरी और रेसिस्टेंस में नहीं सीखे थे। हाँ, आरसी सर्किट में सीखे थे, लेकिन एक बैटरी अगर एक रेसिस्टर से कनेक्टेड है तो करंट पास करने में कोई टाइम गैप का बात ही नहीं था। जितना करंट पास करना था, जैसे स्विच ऑन करिएगा तुरंत इमीडिएटली पास करेगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा सीखना है कि अगर सर्किट में रेसिस्टेंस है और साथ साथ अगर इंडक्टर भी है, इंडक्टर मतलब एक क्वाइल, एक लूप में एक बैटरी जोड़ के करंट पास करवा रहे हैं, वायर है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा और साथ साथ क्वाइल लूप के फॉर्म में है, इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। रिलेट करना चाह रहा है कि अगर रास्ते में एक इंडक्टर भी हो तो भी क्या करंट तुरंत पास करेगा? तो एक्चुअली
जब ये इंडक्टर नहीं रहता है तो बैटरी से इस रेसिस्टेंस में करंट तुरंत पास करता है। लेकिन अगर रास्ते में इंडक्टर है तो जैसे स्विच ऑन कीजिएगा करंट मैक्सिमम पास करेगा। मैक्सिमम का मतलब पहले कोई करंट नहीं था, तुरंत मैक्सिमम पास करने का कोशिश करेगा, करंट मैक्सिमम चेंज करेगा। करंट चेंज का रेजिस्टेंस अपोज नहीं करता है, करंट पास का अपोज करता है। जितना अपोज करना है करेगा, लेकिन करंट जैसी जीरो से मैक्सिमम होना चाहेगा। अगर सर्किट में इंडक्टर है तो पढ़े हैं, इंडक्टर मतलब एक कॉइल, एक नेचर, एक टेंडेंसी जिसके कारण करंट जब बढ़ने का कोशिश करेगा तो ये अपोज करता है, करंट जब घटने का कोशिश करेगा तब भी ये अपोज करेगा। मतलब अगर बैटरी से अगर इस रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट पास करवाना चाह रहे हैं, अगर रास्ते में इंडक्टर है तो करंट जैसे ही मैक्सिमम पास करने का कोशिश करेगा, इंडक्टर तुरंत अपोज करेगा, इमीडिएटली सर्किट में करंट मैक्सिमम नहीं होगा। अब वही हम लोग को सीखना है कि अगर किसी सर्किट में एल और आर दोनों है, करंट तुरंत बढ़ने के बजाय कुछ समय लगेगा। तब रिलेट करना चाह रहा है कि एलआर सर्किट जहां पे रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, अगर बैटरी जोड़ के करंट पास करवाए तो मैक्सिमम करंट पास करने में कितना टाइम लगेगा, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से करंट किस तरह से चेंज करें। मान के चल रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस है और साथ में एक इंडक्टर है और बैटरी कनेक्ट करके हम इस सर्किट में करंट पास करवाना चाह रहे हैं। इनिशियली मान के चल रहे हैं कि कोई करंट नहीं पास कर रहा है, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट पास करने का कोशिश करेगा। अगर खाली रेसिस्टेंस होता तो तुरंत बैटरी जितना करंट पास करना है उतना करवा देता, लेकिन रास्ते में अगर इंडक्टर है तो ड्यू टू अपोजिशन उस इंडक्टेंस का, वो नेचर, करंट जैसे मैक्सिमम पास करने का कोशिश करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा। ड्यू टू अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस द करंट इन सर्किट इज नॉट इमीडिएटली बिकम्स मैक्सिमम बट इट ग्रो विद टाइम। समय के साथ से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा वही तो रिलेट करना चाह रहा है। हाँ, तुरंत मैक्सिमम नहीं होगा, किसके कारण, इस इंडक्टर के अपोज के कारण। अतः रिलेट करना चाह रहा है कि करंट टाइम के हिसाब से किस तरह से बढ़ेगा। लेट मान के चल रहा है आई बी करंट इन लूप एट एनी टाइम, यही मेरे को चाहिए। तो उस लूप में करंट समय के हिसाब से किस तरह से चेंज कर रहा है। पढ़े हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में रिलेट होता था कि किसी भी क्लोज लूप में एक करके वोल्टेज जोड़िएगा, उसका सम क्लोज लूप में जीरो होगा। वो एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। सर्किट में कोई भी एलिमेंट आ जाए, पढ़े हैं, टोटल एनर्जी नेचर का हमेशा कंजर्व होता है। सर्किट में कहीं कैसा भी एलिमेंट आ जाए, अगर आपको कोई इक्वेशन रिलेट करना है तो एक इक्वेशन आप हमेशा लिख सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी क्लोज लूप में। करंट निकालना चाहते हैं, एक अननोन, एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कि इस क्लोज लूप में एक करके वोल्टेज जोड़िएगा, इस क्लोज लूप में जोड़िएगा, सारे वोल्टेज का सम कितना आएगा, जीरो। एक करके आप वोल्टेज जोड़ के एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक अननोन करंट दिख रहा है जो आप जरूरत पड़ने पे निकाल सकते हैं। चलिए देखते थोड़ा सा। एक करके क्लोज लूप में वोल्टेज जोड़ने में याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि आगे बढ़ने में वोल्टेज बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। उसके लिए पहले थोड़ा दिखा लीजिए कि कौन हाइयर कौन सा लोअर है। जैसे बैटरी में आपको क्लियर है कि कौन सा हाइयर कौन सा लोअर है, ये लोअर ये हाइयर। अगर बैटरी से करंट ऐसा पास कर रहा है तो रेसिस्टेंस में करंट हमेशा हाइयर से लोअर पास करता है। जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा करंट मैक्सिमम पास करने का कोशिश करेगा, अपने अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस करके वो अपोज करेगा, जिसका ये करंट इधर पास करवाना हम लोग चाह रहे हैं, ये उल्टा में बैटरी अपोज करेगा, इसका एक हाइयर और एक लोअर। थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा तो प्लस माइनस तो इक्वेशन लिखने में आसान होगा।
कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। अगर यहां पे इस तरह से आगे इस क्लोज लूप में बढ़े तो सबसे पहले लोअर से हायर एक वोल्टेज प्लस ई, सबसे पहले वोल्टेज प्लस ई और आगे बढ़ेंगे रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज आई इंटू आर, पहले प्लस में थे बाद में माइनस में गए, माइनस आई आर, पहले प्लस में थे माइनस में गए, वोल्टेज घट रहा है। और आगे बढ़ेंगे, पहले प्लस से माइनस में गए हैं, माइनस ईएमएफ प्लस माइनस कर चुके, प्लस माइनस कर चुके हैं हम खाली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो किसी भी इंडक्टर के पास वोल्टेज होता है L इंटू डी आई बाई डी। हमको I चाहिए, यहां भी है और यहां भी है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो करना क्या होगा कि सारे I वाले फैक्टर को एक साथ अरेंज करना पड़ेगा। इसको अगर लिख सकते हैं E माइनस आई आर बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। आई वाले फैक्टर को एक साथ लिखें तो डी बटा सारा नीचे चला जाएगा, E माइनस आई आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में L इंटू डी टी बाई एल आ जाएगा। इसको नीचे डी के नीचे और डी टी बाई एल इस तरह से आएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इंटीग्रेट करें तो ये टाइम रिलेट कर रहा था, t इक्वल टू 0 पे करंट 0 मान रहे थे, कोई करंट नहीं पास कर रहे थे, निकालना चाहते हैं कि एट एनी टाइम कितना करंट पास करेगा। बैटरी समय के हिसाब से नहीं चेंज करेगा उसका ईएमएफ, रेसिस्टर नहीं चेंज करेगा, चेंज आई कर रहा है, कांस्टेंट से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डी आई बाई आई मतलब डी एक्स बाई एक्स के फॉर्म में, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, अगर ax प्लस बी ही रहता है, इस कांस्टेंट से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये dx बाई एक्स के फॉर्म में दिख रहा है ln ax प्लस बी। बस खाली करना क्या था कि x का जो कोएफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, आई इंटीग्रेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन को करें तो डी आई बाई आई मतलब ln i, ln e माइनस आई आर। बस इस i का जो कोएफिशिएंट है उतना से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट अभी बाकी है, i इज इक्वल टू 0 से i तक। उधर आ जाएगा इंडक्टेंस, सेपन साइज पे डिपेंड करता था, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये L कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t खाली अपर लिमिट में t है क्योंकि लोअर लिमिट में 0। इस इंटीग्रेशन को करने में अगर माइनस आर को अगर हटा के उधर कर दें तो माइनस आर बाई एल इंटू टी। सबसे पहले अपर लिमिट में i की जगह i डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ln का मतलब log बेस e। लोअर लिमिट डालिएगा तो माइनस को आप लॉग में नीचे लेके आ सकते हैं, log m माइनस log n के फॉर्म में। i बराबर 0 डालिएगा, हमको यही i चाहिए कि समय के हिसाब से कैसा चेंज कर रहा है। इस i को निकालने के लिए log हटाना पड़ेगा, और log हटाने का रूल याद कीजिए, थोड़ा सा सीखे हैं कि बेस वही रहता है, बस ये पावर में चला जाएगा। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके i निकालिएगा तो आप लिख सकते हैं i बराबर, ये उधर आएगा, इसको इधर लेके आइएगा तो e बाई आर 1 माइनस e टू दी पावर माइनस r बाई एल इंटू टी। बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, इन रेसिस्टेंस खाली रहता तो करंट तुरंत मैक्सिमम होता। इस इंडक्टर के अपोजिशन के कारण करंट तुरंत मैक्सिमम होने के बजाय करंट समय के हिसाब से चेंज करेगा। समय के हिसाब से करंट कैसा चेंज करेगा तो आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, जिसमें एट t इक्वल टू 0 आप खुद देख सकते हैं।
टी का वैल्यू 0 डालिएगा तो e टू दी पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0। यही मान के तो स्टार्ट भी किए कि जैसे तुरंत स्विच ऑन कर रहे हैं तुरंत करंट मैक्सिमम नहीं, कुछ समय लगेगा। t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, करंट 0 का मतलब कि स्विच ऑन कर रहे हैं, लूप क्लोज है, फिर भी कोई करंट नहीं पास कर रहा है। अब बोल सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्ट, या ऐसे लिख सकते हैं आप, दैट इज इंडक्टर behaves as which is infinite resistance wire। जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो करंट मैक्सिमम पास करता है E बाई आर। इंडक्टर के अपोजिशन के कारण जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं तुरंत करंट नहीं पास कर रहा। लूप क्लोज दिख रहा था, स्विच ऑन करने का सोच रहे थे, करंट पास करना चाहिए था, करंट इज इक्वल टू 0 पे करंट नहीं पास कर रहा है, उस समय हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टर शुरुआत में जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट मैक्सिमम पास करना चाहेगा लेकिन पास ही नहीं कर रहा है स्विच ऑन करने के बावजूद, उस समय बोला जाता है कि इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, तो एक इनफिनाइट रेजिस्टेंस वायर की तरह से, जहां पे जैसे स्विच ऑन कीजिएगा करंट मैक्सिमम पास करना चाहेगा लेकिन वहां पे पास नहीं कर पा रहा है। तो जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब दैट इज लॉन्ग टाइम, and it is called as at a steady state। याद कीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल सेम टर्म इस तरह से कैपेसिटर में आता कि t इज इक्वल टू 0 पे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा, धीरे धीरे समय के हिसाब से करंट इस तरह से बढ़ रहा है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बात कीजिएगा तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जो करंट होगा वो E बाई आर, ये उतना ही करंट है जब खाली एक बैटरी एक रेजिस्टेंस हो, इसका रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट जो लॉन्ग टाइम के बाद पास करेगा, लॉन्ग टाइम के बाद पास करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट का कंडीशन। याद कीजिए, बिल्कुल आरसी सर्किट, कैपेसिटर वाले सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर में बिल्कुल इसी तरह का बिहेवियर, वहां पे चार्ज होने का बात है, यहां पे करंट फ्लो का बात है। t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर इनफिनाइट रेजिस्टेंस, करंट मैक्सिमम जैसे ही पास करने का कोशिश करेगा इंडक्टर मैक्सिमम से अपोज करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब बढ़ना बंद हो जाएगा तो इंडक्टर कोई अपोज नहीं करेगा, उसके सर्किट में रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करंट है E बाई आर मैक्सिमम होगा, दैट इज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन में। अ स्टेडी स्टेट कंडीशन में आप बोल सकते हैं that is inductor behaves as zero resistance wire। कैपेसिटर ठीक उल्टा बिहेव करता था, कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 पे जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करता था, और जब वो पूरी तरह से चार्ज होता था तो इनफिनाइट रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करता था। कैपेसिटर के ठीक उल्टा, जब सर्किट में इंडक्टर हो तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट नहीं पास करने देगा, इनफिनाइट रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, और लॉन्ग टाइम के बाद जितना करंट बढ़ना है बढ़ जाएगा, जब करंट चेंज करना बंद हो जाए तो वो अपोज नहीं करेगा। इंडक्टर करंट पास का अपोज नहीं करता है, करंट चेंज का अपोज करता है। जैसे स्विच ऑन कीजिएगा करंट मैक्सिमम पास करना चाहेगा, वो मैक्सिमम से अपोज करेगा। लॉन्ग टाइम के बाद जितना बढ़ना है बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ रहा है, तो इंडक्टर चेंज को अपोज करता है। बढ़ना बंद हो गया, चेंज बनना बंद हो गया, इनफिनाइट वो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करेगा। तो बिल्कुल सेम जैसा आप आरसी सर्किट पढ़े थे, बिल्कुल यहाँ पे एलआर सर्किट है, कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन बनाने के तरीके में नहीं, सोचने के तरीके में
कोई अंतर नहीं। चलो इसको थोड़ा सा लिखे, पहले नोट कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस था, अगर एक इंडक्टर भी था, बैटरी जब कनेक्ट कर रहे थे तो करंट तुरंत मैक्सिमम होने के बजाय कुछ समय लग रहा था। समय के हिसाब से करंट वेरिएबल था, और समय के हिसाब से जो करंट वेरिएबल था उसका जो रिलेशन था I बराबर E बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई कुछ ऐसा था। तो बहुत बार क्वेश्चन हमसे यह भी पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइम पे जो करंट चेंज कर रहा था उसका वोल्टेज किस तरह चेंज करेगा। याद कीजिए थोड़ा सा। ऐसा ही रिलेशन कैपेसिटर आरसी सर्किट में भी था। वहां पे क्या था, e टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी, वहां पे एक टाइम कांस्टेंट भी आया था। बिल्कुल सेम तरीके से यहां भी। तो इस एलआर सर्किट में जब बैटरी कनेक्ट कर रहे थे तो करंट कुछ इस तरह से चेंज कर रहा था। इसमें कुछ फैक्टर पूछा जाता है, कुछ न्यूमेरिकली पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करें। हाँ, एक दो टर्म इस तरह से याद कीजिए कि कैपेसिटर वाला सर्किट में, आरसी सर्किट में बिल्कुल ऐसा ही था। e टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी था। यहां पे e टू दी पावर माइनस, यहां पे उल्टा था, डिराइव किए थे थोड़ा देर पहले, आर बाई एल। इसको अगर लिखना चाहे तो e टू दी e बाई आर 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई टावेल। याद करो, इस तरह से आरसी सर्किट में डायमेंशन से रिलेट किए थे कि ये डायमेंशनलेस होता है। जो वैल्यू डाल लेना है डाल दीजिए, ये हमेशा एक नंबर देगा। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। ये डायमेंशनलेस होने का मतलब जितना ऊपर का डायमेंशन उतना नीचे का डायमेंशन। वेयर नीचे का जो डायमेंशन का बात होगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा डायमेंशनली। ये एक तरह का टाइम है। कैपेसिटर में इसको बोलते थे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, यहां पे इसको बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये एक तरह का समय, एक तरह का टाइम बता रहा होता है। करंट इस आरसी सर्किट में इस तरह से चेंज करेगा जहां पे E बाई आर ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू था जो लॉन्ग टाइम के बाद पास कर रहा था स्विच ऑन करने। अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यही पहले बात कि जो टाइम कांस्टेंट बता रहा है वो क्या बता रहा है, तो एट टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू टाउ एल। अगर इतने समय के बाद बात करें, ये एक तरह का समय बताता है। अगर एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर बात कीजिएगा तो जो करंट होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, जितना ऊपर उतना नीचे। 1 माइनस ई का वैल्यू आपको पता है 2.7 होता है। इस तरह से रिलेटिव भी किए थे, ये 0.63 ऑफ आई नॉट आएगा। ये बिल्कुल क्या आरसी सर्किट में इस तरह से रिलेट किया था, जो बता रहा है कि मैक्सिमम का करंट का 63% बढ़ने में जितना समय लग रहा है, इसको बोल रहा है कैपेसिटी, एक तरह का टाइम कांस्टेंट। ऑल्सो कभी कभी इस क्वेश्चन में इस करंट के कारण जो वोल्टेज होगा, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा, कभी कभी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि समय के हिसाब से किस तरह से वोल्टेज यहां पे पास चेंज कर रहा है, अब वोल्टेज यहां पे भी चेंज कैसे करना है। हाँ, एक और थोड़ा सा कि फॉर करंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग पास कर रहा है, मैक्सिमम होने में लॉन्ग टाइम। कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम का आधा होने में कितना समय पास लगेगा।
तो करंट एज आप बोल सकते हैं कि करंट एट एनी मोमेंट अगर इस रिलेशन से चेंज कर रहा है 1 माइनस e टू द पावर t बटा टावेल, अगर आधा होने का बात है मैक्सिमम का, विच आई नॉट बाई टू, आई नॉट एट एनी, आई करंट एट एनी टाइम, इस तरह चेंज कर रहा था। बोल रहा मैक्सिमम का आधा होना है, आई नॉट हट जाएगा। आई नॉट हटने के बाद इसको उधर लेके जाएगा तो इधर आएगा e टू द पावर माइनस t बाई टावेल 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। इसको ऊपर लिख देगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा e टू द पावर t बाई टावेल बराबर 2। अगर t निकालना है तो e को हटाना पड़ेगा, बेस उतना ही रहेगा, ये लॉग में खाली कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरचेंज होने में ये इधर आइए, इधर t बाई टावेल बराबर ln2, दैट इज t बराबर ln2 इनटू टावेल। अभी इसी में बोलेगा कि करंट मैक्सिमम का हाफ नहीं, मैक्सिमम का 1/3, तो 1/3 सोचे ना, 2 के जगह पे ln3 आ जाएगा, जैसा बोला जाए। जैसे जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस रेसिस्टेंस दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट है, पूछ रहा है फाइंड द टाइम एट विच करंट मैक्सिमम का हाफ, मैक्सिमम का आधा होने में, थोड़ा पहले निकाले। t बराबर आ रहा था ln2 इनटू टावेल। टावेल मतलब एक तरह का टाइम कांस्टेंट। इस टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, l बाई आर। ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी दिया है 10 टू द पावर -3, रेसिस्टेंस दिया है 2, अरेंज करके निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट में है, टाइम कितना लगेगा रिलेट होगा। बैटरी जोड़ने के बाद करंट इस तरह से एक टाइम कांस्टेंट के बाद इतना, करंट मैक्सिमम होने के आधा होने में इतना समय, वोल्टेज से रिलेटेड बात। पोटेंशियल डिफरेंस अगर रिलेट करना हो अक्रॉस रेसिस्टेंस तो कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। करंट एट एनी मोमेंट अगर इतना R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस IR का वैल्यू 1 माइनस टी बटा टाउ। पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के क्रॉस। अगर बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कैसा चेंज करेगा, तो इंडक्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है L इंटू डी आर बाई डी। ज्यादा है तो प्रॉपर इक्वेशन लिखिएगा, प्लस माइनस तो बाद में रिलेट हो जाएगा, L इंटू डी आर बाई डी। या तो यहां से रिलेट कीजिए, नहीं अगर टोटल वोल्टेज पता है उसमें से कुछ वोल्टेज यहां पे है, बाकी वाला वोल्टेज कितना होगा वो भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो माइनस एल इंटू डिफरेंशिएशन आप रिलेट कर सकते हैं इस आई का E बाई आर इंटू 1 माइनस e टू द पावर r बाई एल इंटू टी। डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस उस इंडक्टर के क्रॉस समय के हिसाब से कैसा चेंज करेगा। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से लिख सकते हैं। चलो इसको नोट करो पहले। तो हम लोग सीख रहे हैं एलआर सर्किट बिल्कुल उसी तरह से है जैसा आरसी सर्किट कैपेसिटर में पढ़े थे। थोड़ा सा अगर ये पढ़ रहे हैं तो वो भी रिवाइज कर लीजिए, या अगर ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए तो भी समझ में आ जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग बात करते हैं, दोनों जेईई मेन में पूछा है। बोल रहा है यहाँ पे एक बैटरी एक इंडक्टर और कुछ रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहां पे एक स्विच है, की है जो इनिशियली ओपन था। इनिशियली ओपन होने का मतलब बैटरी का कोई कनेक्शन सर्किट में नहीं है। अतः हमसे पूछा जा रहा है कि अगर की के को अगर t इक्वल टू 0 पे क्लोज करें, स्विच ऑन करें, तो पूछ रहा है करंट बैटरी से कितना पास करें। जैसे स्विच ऑन होगा बैटरी के कारण जो करंट है इस इंडक्टर के कनेक्टेड होने के कारण डिफरेंट टाइम पे करंट अलग अलग होगा।
तो जो क्वेश्चन पूछा गया था केस 1 कि एट t इक्वल टू 0 पे करंट कितना पास करे, पढ़े हैं कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है। इंडक्टर बिहेव्स एज, याद कीजिए, इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर। इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर का मतलब जैसे स्विच ऑन कीजिएगा, इस सर्किट में जो इंडक्टर और रेसिस्टेंस था, जैसे स्विच ऑन कीजिएगा इससे कोई करंट नहीं पास करेगा। लेकिन इसको छोड़ के एक और सर्किट यहां पे दिख रहा है, बैटरी के साथ एक क्लोज लूप बनाएगा। अतः आप बोल सकते हैं कि बैटरी से अगर करंट आया तो इस रास्ते से जाएगा। विच इज इक्वल टू 0 पे अगर बोला जाए तो I1 0, हाँ I2 बराबर I। बैटरी से जो भी करंट जाएगा इधर से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इंडक्टर इनफिनाइट रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, सारा का सारा करंट इधर से निकल जाएगा। कितना? तो V/R2। इससे निकालिए या बैटरी से, वही आएगा। पूछा बैटरी से था, रिलेट कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पे भी पूछा था और t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी पूछा। पढ़े हैं कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट चेंज होना बंद हो जाता है, और जब करंट चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंडक्टर बिहेव्स एज जीरो रेसिस्टेंस। कोई सर्किट में रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा। जीरो रेसिस्टेंस का मतलब इस इंडक्टर के रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैटरी से जो करंट निकलेगा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, दोनों में जाएगा। पूछा गया है करंट थ्रू बैटरी, बैटरी से निकालने में आप E/R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट का बात करें, दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में रेसिस्टेंस कितना होता है? R1 R2 बटा R1 प्लस R2। जो भी करंट जाएगा कुछ इस रास्ते से कुछ इस रास्ते से, दोनों पैरेलल में, जरूरत पड़े तो करंट डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि इस रास्ते से कितना, इस रास्ते से कितना। अगर एट एनी टाइम पूछा जाता है, ऐसा पूछा यही दोनों गया था, लेकिन अगर पूछा जाता है एट एनी टाइम, तो हमको पता है कि डिफरेंट टाइम पे करंट अलग अलग पास करेगा। कुछ पहले से भी पास करेगा और कुछ दूसरे से भी पास करेगा। एट एनी मोमेंट लिखे तो आप लिख सकते हैं, जिसमें ये बैटरी सीधा कनेक्टेड है, ये बैटरी सीधा कनेक्टेड है, तो ये एलआर सर्किट हुआ। एलआर सर्किट में, तो एलआर सर्किट में था E/R, R मतलब R1, E मतलब EMF दैट इज V/R1 1 माइनस e टू द पावर माइनस R/L था। R मतलब R1/L इंटू टी, ये I1 हुआ, और I2 जब इसके क्रॉस बात कीजिएगा, ये बैटरी सीधा इसके क्रॉस कनेक्टेड है, V और R2 आप सीधा लिख सकते हैं। t=0 पे, इंफिनिटी पे अगर एट एनी टाइम पूछा जाए तो एट एनी टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे पूछा यही दोनों गया। चलो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, ये भी जेईई मेन में पूछा है। देखिए थोड़ा सा सिंपल ही है, ऐसे ही है। बैटरी रेसिस्टेंस, इंडक्टर रेसिस्टेंस बोल रहा है कि t=0 पे स्विच क्लोज कर रहा है, पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इस इंडक्टर के क्रॉस समय के हिसाब से कैसा चेंज करें। जैसे स्विच क्लोज करेंगे करंट पास करेगा, कुछ इस रास्ते से कुछ इस रास्ते से। बिल्कुल ऐसा ही करंट निकालना सीखे थे, लेकिन करंट के वजह वोल्टेज पूछा है। इस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। इस इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालने में थोड़ा देर पहले सीखे थे, अब इससे पहले कि आप अगर करंट निकाल लें तो L × di/dt करके वोल्टेज निकाल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट यहां भी होगा
यहां भी होगा, इस 12 में कुछ वोल्टेज यहां पे होगा और बाकी वोल्टेज वहां पे होगा, विच इज E माइनस I2R2। इस टोटल वोल्टेज का कुछ वोल्टेज यहां पे और बाकी जो बचेगा वो यहां पे। तो मन करे तो यहां से निकालो, मन करे तो यहां से निकालो। यहां से ईएमएफ हमको पता है 12 वोल्ट, करंट I2 इस सर्किट में जिसके क्रॉस बैटरी सीधा कनेक्टेड है, तो अगर पहले रिलेट कर रहा था, एट एनी टाइम पूछा है, E बटा R 1 माइनस E टू द पावर विच माइनस R मतलब R2 बटा L इंटू T। बैठा दीजिए 12 माइनस EMF 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस R2 2 ओम दिया है, 1 माइनस E टू द पावर R2 बाई L, R2 बाई L 400 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, इसको कीजिएगा तो 0.4 आएगा, 2 डिवाइड बाई 0.4 आएगा, अरेंज कीजिएगा 12 माइनस 6 1 माइनस E टू द पावर ये आ जाएगा 5, जिसमें अरेंज कीजिएगा ब्रैकेट तोड़ के तो 12 माइनस 6 दैट इज 6 माइनस 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 प्लस 6 इंटू E टू द पावर माइनस 5। खाली करंट पूछता था, खाली करंट पूछते हैं, वोल्टेज पूछा तो वोल्टेज सोचेंगे। यहां से निकालने में झंझट क्या है, इस करंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मन करे तो डिफरेंशिएट कीजिए, नहीं तो यहां से निकाल सकते हैं। चलो इसको नोट करता हूं। तो अभी हम लोग सीख रहे थे ग्रोथ, करंट बढ़ना एलआर सर्किट में, कि जब बैटरी कनेक्ट कर रहे थे एक ऐसे सर्किट में जहां पे इंडक्टर भी था, रेसिस्टेंस भी था, करंट तुरंत मैक्सिमम होने के बजाय उस इंडक्टर के अपोजिशन के कारण कुछ समय लग रहा था। वो लोग सीखे कि समय के साथ से किस तरह से चेंज करेगा। उसी में वो ये भी पढ़े हैं कि इंडक्टर बढ़ने का भी अपोज करता है, और अगर घटने का भी बात है तो इंडक्टर उस चेंज का भी अपोज करेगा। वही थोड़ा सा पढ़ना है, रिलेट करना है कि अगर कहीं L और R अगर सर्किट में है, इंडक्टर है सर्किट में, तो करंट जो घट रहा है वो इंडक्टर अपोज करेगा, उस अपोजिशन के कारण, उस इंडक्टर के अपोजिशन के कारण करंट तुरंत नहीं घटेगा। अब वही रिलेट करना चाह रहे हैं कि किसी इंडक्टर वाले सर्किट में अगर करंट घट रहा है तो समय के हिसाब से किस तरह से घटेगा। चलिए जो पढ़ना थोड़ा सा, कभी कभी प्लस 2 में भी डेरिवेशन इसका पूछता है कि अगर कोई बैटरी, तो कुछ ईएमएफ होगा, अगर किसी इंडक्टेंस किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस कनेक्टेड है, एक सर्किट में इस तरह से कनेक्टेड है, जब सर्किट में कनेक्टेड होगा तो करंट पास करेगा। हाँ, शुरू में तुरंत मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के बाद मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इस स्विच को जो पहले इस जगह पे था, इस 1 वाले पोजीशन से हटा के, इस 1 वाले पोजीशन से हटा के अगर 2 वाले पोजीशन पे लेके जा, मतलब स्विच जो पहले यहां कनेक्टेड था, बैटरी सर्किट का हिस्सा था, इस सेल के कारण, इस बैटरी के कारण यहां पे जो करंट पास कर रहा था, अगर स्विच को हटा के यहां कनेक्ट कर देता तो यहां से यहां स्विच करने का मतलब ये सर्किट का हिस्सा होगा, ये सर्किट का हिस्सा से बाहर हो जाएगा। ये सर्किट का हिस्सा होने का मतलब इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं, और जब बैटरी नहीं है तो करंट घट के 0 हो जाना चाहिए, घट के तुरंत 0 होता अगर खाली रेसिस्टेंस होता। इस सर्किट में इंडक्टर होने के कारण जो करंट पास कर रहा था, इधर बैटरी हटाने के कारण करंट तुरंत घटने के बजाय इस इंडक्टर के अपोजिशन के कारण, when switch is shifted from position 1, जो पहले बैटरी कनेक्टेड था, करंट पास कर रहा था, अगर स्विच 1 से स्विच 2 पे जाए, that is after removal of battery from circuit due to opposition of inductor, the current in loop immediately not immediately becomes 0.
सर्किट में बैटरी हट रहा है, करंट घट के तुरंत जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत जीरो नहीं होगा ड्यू टू अपोजिशन ऑफ इंडक्टर। वही हम लोग को पढ़ना है कि जो करंट घटेगा वो किस तरह से घटेगा। मान रहे हैं लेट आई नॉट बी द मैक्सिमम करंट, इस सर्किट में कुछ करंट पास कर रहा होगा मैक्सिमम शुरुआत में, बैटरी हटा दिए, करंट घट के जीरो होगा। किस करंट तुरंत नहीं घट के जीरो होगा, कुछ समय लग रहा है, निकालना चाह रहे हैं एट एनी टाइम कितना करंट पास करेगा। एक अननोन दिख रहा है, एक इक्वेशन आप कहीं भी लिख सकते हैं अगर सर्किट क्लोज लूप के फॉर्म में है, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी भी क्लोज लूप में अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज जीरो। यहां पे अगर बात कीजिएगा इस क्लोज लूप में दो ही है, तो ज्यादा तो नहीं, सीधा बोल सकते हैं कि जितना वोल्टेज इस आर के क्रॉस होगा उतना ही एल के क्रॉस होगा, कोई प्लस कोई माइनस, इस तरह से क्लोज लूप में जीरो। रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है आई आर, और इंडक्टर्स के क्रॉस होता है वोल्टेज एल इंटू डी आई बाई डी टी। यही करंट हमको निकालना है कि समय के हिसाब से कैसा चेंज करेगा, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अरेंज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए आई वाले को एक साथ लिख रहा है, डी आई बटा आई, बाकी को अगर एक साथ लिखिएगा तो आ जाएगा ऑन इंटीग्रेशन t इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम है और एट एनी टाइम करंट निकालना चाहता है, डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन लॉग आई, लिमिट बैठाइएगा तो ये ऐसा आएगा, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट माइनस होने के कारण वो लॉग में नीचे आ जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम, माइनस आर बाई एल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी। करंट निकालना, लॉग को हटाना पड़ेगा, इस ई के पावर में चला जाएगा, यहां से हटा के लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर बाय एल इंटू डी। थोड़ा देर पहले देख रहे थे कि इसको अगर आप चाहें तो टाइम कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करें, और अगर करंट पता है तो अगर जरूरत पड़े तो इसका भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसका भी वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। अगर जरूरत पड़े तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। करंट एक्सपोनेंशियली समय के हिसाब से घट रहा है, t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम करंट एक्सपोनेंशियली घट रहा है, हाँ एक टाइम कांस्टेंट ऐड कभी कभी पूछा जाता है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना, तो आई बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस वन, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, जिसका वैल्यू हम लोग सीखते थे, याद कीजिए थोड़ा सा, ये 0.37% आता था, 37%। करंट 37% घटे, बिल्कुल इसी तरह से आरसी सर्किट में भी पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, वो भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा होगा। चलिए एक आध एग्जांपल इस डीके वाले करंट पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे पूछा जाता है, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करेंगे उस डीके वाले सर्किट पे जो पूछा है जेई में। देखिए क्या बोल रहा है, एक बैटरी, एक इंडक्टर, एक रेसिस्टेंस एक लूप में कनेक्टेड है। लूप में कनेक्टेड है मतलब करंट पास कर रहा होगा, शुरू में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम या कुछ समय के बाद करंट मैक्सिमम पास कर रहा होगा। बोल रहा है इनिशियली बैटरी, इंडक्टर, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम द बैटरी शॉर्ट सर्किट। बोल रहा है शुरुआत में कनेक्टेड था, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं एक वायर जोड़ के बिटवीन ए एंड बी। इस सर्किट में पहले से इंडक्टर, रेसिस्टेंस और बैटरी सब था, लेकिन बोल रहा है इस ए और बी के बीच अगर एक जीरो रेसिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दे तो बैटरी उस सर्किट का हिस्सा नहीं रह पाएगा।
बैटरी उससे बाहर निकल जाएगा, अथवा बोल सकते हैं कि जिसमें करंट पास कर रहा था, बैटरी हट जाने के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, बैटरी के हटने के कारण करंट घटेगा, वही पूछ रहा है फाइंड द करंट इन सर्किट 1 मिलीसेकंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बाद पूछा है। आप बोल सकते हैं हियर एट t इज इक्वल टू 0 करंट मैक्सिमम था। कितना करंट मैक्सिमम था? तो लॉन्ग टाइम के बाद जब करंट पास करेगा E बाई आर। जब बैटरी हटा दिया है, आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी करंट घटेगा। करंट किस तरह से घटेगा? एक्सपोनेंशियली, थोड़ा देर पहले अभी रिलेट किए थे, e टू द पावर माइनस टी बटे टावल, समय के हिसाब से इस तरह से घटेगा, जहां पे वेयर जो टावल था वो टाइम कांस्टेंट था L बाई आर। सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 100 मिली हेनरी और रेसिस्टेंस दिया है 100। यहां से रिलेट कीजिएगा तो जो टाइम आएगा 1 मिली, ये एक तरह का समय था, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड टाइम कांस्टेंट। करंट t इज इक्वल टू 0 पे बैटरी का शॉर्ट सर्किट करने से पहले मैक्सिमम था E बाई आर। यहीं पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं, I नॉट दैट इज E बाई आर। बैटरी का EMF 100 और रेसिस्टेंस 100, दैट इज t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम 1 एम्पियर। पूछ रहा है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी जो करंट है, हमसे पूछा जा रहा है t इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड के बाद कितना। I बराबर I नॉट का वैल्यू 1, e टू द पावर माइनस में 1 मिली सेकेंड, और टाइम कांस्टेंट कितना था? मतलब मिला जुला के बोल सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड के बाद पूछा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज करंट जो होगा वो कितना होगा? e टू द पावर माइनस 1। e टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू कितना था? 0.37। तो पहले रिलेट किए थे। तो जैसा पूछा जाए, क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं रहता है, नहीं पूछा जाता है। हाँ, दो टॉपिक है, एक आरसी सर्किट में बिल्कुल इसी तरह से पढ़े थे, एलआर सर्किट, मतलब एक जगह समझ में आता है तो दूसरे जगह भी क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सेम तरीके से सोचते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लो। तो इस चैप्टर में एक लास्ट टर्म हम लोग को इस EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सीखना है, LC ऑक्सीलेशन है क्या? देखिए थोड़ा सा याद कि हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करते थे और जब डिस्चार्ज करना होता था तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा तो तुरंत डिस्चार्ज होता था। लेकिन अगर रास्ते में रेसिस्टेंस था तो ये कैपेसिटर इमीडिएटली डिस्चार्ज होने के बजाय समय के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता था, जो हम लोग आरसी सर्किट में सीखे थे। अगर रेसिस्टर नहीं होता तो तुरंत डिस्चार्ज होता, अगर सर्किट में रेसिस्टेंस होता तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता था। डिस्चार्ज होता था तुरंत होने के बजाय एक्सपोनेंशियली, जो लोग सीखे थे आरसी सर्किट में, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसी में यहां पे एक लास्ट टर्म सीखना है कि अगर किसी कैपेसिटर जो चार्ज है, अगर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं एक इंडक्टर, एक ऐसे इंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस 0 है, वैसे इंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस 0 है, अगर उसके क्रॉस से डिस्चार्ज कीजिएगा तो कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता। कोई रेसिस्टर नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, तुरंत डिस्चार्ज होगा। रेसिस्टेंस होगा तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस होने के बजाय अगर वहां पे इंडक्टर कॉइल अगर जुड़िएगा तो कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वह सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सीलेट करने लगेगा, कभी बढ़ता है कभी घटता है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सीलेट करता है। एक्चुअली जब कैपेसिटर जो चार्ज है
जब डिस्चार्ज करेंगे कनेक्ट करके वायर, यहां पे एक लूप के फॉर्म में वायर है, जैसे कनेक्ट करेंगे चार्ज डिस्चार्ज होने में सर्किट में करंट पास करेगा, और जहां करंट पास किया इंडक्टर अपोज करेगा। अपोज कर रहा था लेकिन फिर भी डिस्चार्ज होने का कोशिश करेगा, ये काम कर रहा होगा, ये एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका सारा एनर्जी इसके पास आता है, और जब इसका करंट खत्म हो जाएगा तो ये अपना स्टार्ट करेगा। जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, ये चार्ज एनर्जी स्टोर कर रहा था। जब इसका एनर्जी खत्म हो गया तो अब हम करामत अपना दिखाते हैं, हम अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अपना जो एनर्जी स्टोर करके रखा था, फिर उसके कारण करंट पास करने का कोशिश करता है। जब ये करंट पास करने लगता है तो फिर कैपेसिटर चार्ज होता है। जिसमें ये डिस्चार्ज हो रहा होता है फिर ये चार्ज होता है, फिर जब ये डिस्चार्ज होगा तो फिर चार्ज होगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। अगर सर्किट में कोई रेसिस्टर नहीं तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। हाँ, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चले तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका एनर्जी इसमें जाएगा, इसका एनर्जी इसमें जाएगा। आज जो कैपेसिटर चार्ज का है या सर्किट में जो करंट पास कर रहा है, दोनों सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सिलेट करता है, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग मैथमेटिकली, ये तो थ्योरेटिकली हुआ कैसा होता है, आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बात था कि अगर किसी चार्ज कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एक वायर लेकिन लूप के फॉर्म में। किसी चार्ज कैपेसिटर को जब किसी इंडक्टर के क्रॉस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, अगर उसके क्रॉस कनेक्ट करके डिस्चार्ज करने का कोशिश कीजिएगा, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर ऑक्सिलेट सिंपल हार्मोनिकली। वो कभी बढ़ता और घटता है, कभी कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में, कभी इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में, वो सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सिलेट करेगा। कैसा, पहले इक्वेशन से समझते हैं। मान ले रहे हैं t इक्वल टू 0 पे कोई कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है। लेट एट t इक्वल टू 0 Q नॉट बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, और इस चार्ज कैपेसिटर को किसी इंडक्टर वाले कॉइल के अक्रॉस कनेक्ट करके हम डिस्चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। डिस्चार्ज होने का बात है तो चार्ज चेंज करेगा। मान लेते हैं Q बी द चार्ज एट एनी मोमेंट, कोई प्लस कोई माइनस, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ न्यूट्रल होने में करंट लूप में पास करेगा। अब चार्ज वही पास करेगा जो सर्किट में कैपेसिटर पे घट रहा होगा। तो ये घटेगा तो मान लेते हैं एट एनी मोमेंट Q, और जिस रेट से चार्ज घटेगा वही बताएगा कि लूप में करंट कितना। रिलेट करना चाहता है कि समय के हिसाब से चार्ज किस तरह से घट रहा है। कहीं भी सिचुएशन हो, एक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं किसी भी क्लोज लूप में। अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज इस क्लोज लूप में 0 होगा, इस क्लोज लूप में 2 ही है, ऐसे लिख लो। इस क्लोज लूप में 2 ही है, रेसिस्टेंस और इंडक्टर। किसी एक के अक्रॉस प्लस, किसी एक के अक्रॉस माइनस। रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज IR, इंडक्टर्स के अक्रॉस L इंटू डी, सब मिला के 0 होने में IR बराबर L इंटू डी। सॉरी यहां पे रेसिस्टर नहीं था, यहां पे कैपेसिटर था। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, ऐसा। हमको निकालना है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है, जिसको हम स्मॉल q से लिख रहे हैं, कैपेसिटर पे जो चार्ज है निकालना चाह रहा है कि समय के हिसाब से कैसा चेंज कर रहा है। इस रिलेशन में चार्ज है और करंट दोनों है, और दोनों अननोन है।
चार्ज चेंज करेगा तो करंट भी चेंज करेगा। इस इक्वेशन में दोनों अननोन है, निकालने के लिए कोई एक को हटाना पड़ेगा। अगर चार्ज निकालना चाहते हैं तो करंट को हटाना पड़ेगा। इस करंट को हटा के लिख सकते हैं, तो I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, I को माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन आप ऐसा लिख सकते हैं। हेंस अगर रिलेट कीजिएगा तो वहां से आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। बाकी सबको अगर एक साथ लिखिएगा तो 1 बाई एल इंटू सी इंटू क्यू। इसको अगर ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत, तो किसी को कैसा भी लिख सकते हैं, किसी को कैसा भी लिख सकते हैं, बस खाली बता दीजिए किसको क्या लिखा है। वेयर आप यहां पे देख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर के बदले लिखे हैं 1 बाई एल इंटू सी। हमको चार्ज निकालना है, इस तरह के फॉर्म में है, और आप ऐसा इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। याद कीजिए ऐसा इक्वेशन आप एसएचएम 11th में एक बार सीखे। ये इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म में है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय के हिसाब से ऐसा चेंज करता है तो इसको हम लोग एसएचएम बोलते थे। अब इसका जो इक्वेशन आता था एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद कीजिए थोड़ा सा, दो बार इंटीग्रेट करने के बाद। जिस तरह से एसएचएम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज करता था, जो इक्वेशन एसएचएम में होता था, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे चार्ज भी चेंज करने का बात। मतलब बोल सकते हैं कि हेंस चार्ज अगर कैपेसिटर पे अगर इस तरह के इक्वेशन से चेंज कर रहा है जो एसएचएम की इक्वेशन से मैच करता है, बोल सकते हैं हेंस चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑक्सिलेट सिंपल हार्मोनिकली, ऑक्सिलेट सिंपल हार्मोनिकली। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सिलेट करेगा। इसका इक्वेशन अगर इस तरह से लिखें विथ चार्ज एट एनी टाइम लिखिएगा तो ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां पे चार्ज का बात है, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 समय के हिसाब से ऐसा चेंज करेगा। जहां पे 5 बताता था कि स्टार्ट कहां से हुआ, इस कंडीशन में जो स्टार्ट सोचे थे एट टी इज इक्वल टू 0 पे हम लोग ये मान के चले थे कि क्यू नॉट मैक्सिमम होगा। क्यू बराबर क्यू नॉट डालिएगा तो क्यू नॉट कट जाएगा, यहां से 5 निकालिएगा तो 5 आ जाएगा पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 आने का मतलब दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम अगर लिखिएगा तो ये पाई बाई 2 डालिएगा तो Q बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। समय के हिसाब से चार्ज सिंपल हार्मोनिकली, साइन के बजाय कॉस के रिलेशन से, कॉस जस्ट ये बता रहा है कि शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम होगा और समय के हिसाब से घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। विथ ओमेगा, याद कीजिए एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता था, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, उसका जो टाइम पीरियड होगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू अगर लिखिएगा तो 2 पाई ओमेगा ऊपर लेके जाइएगा तो ये उल्टा होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। इतने टाइम पीरियड के साथ कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सीलेट करेगा। और अगर चार्ज पता है, एक बार डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं
उस लूप में करंट किस तरह से चेंज करना है। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग रिलेट किए कि एलसी ऑक्सीलेशन में कैपेसिटर पे चार्ज सिंपल हार्मोनिकली, कुछ मैक्सिमम वैल्यू था, चार्ज सिंपल हार्मोनिकली कॉस ओमेगा टी के रिलेशन से ऑक्सीलेट कर रहा था। तो चार्ज अगर इस तरह से, तो करंट किस तरह से, तो एक बार डिफरेंशिएट करके निकाल लीजिए। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्यू नॉट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, बस टी का जो कॉफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में उतना सा मल्टीप्लाई होता है। जहां पे देख सकते हैं कि ये उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हटा के लिखिएगा तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी सिंपल हार्मोनिकली, करंट भी सिंपल हार्मोनिकली, चार्ज एंड करंट बोथ ऑक्सीलेट सिंपल हार्मोनिकली, लेकिन एक अंतर यह है कि चार्ज कॉस के रिलेशन से चेंज कर रहा है, करंट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दोनों के बीच कुछ टाइम गैप का बात है। जिस समय चार्ज उस कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम होगा, उसी समय करंट मैक्सिमम ही होगा, कुछ अलग समय पे मैक्सिमम होगा विथ अ टाइम गैप, दैट इज फेज डिफरेंस के साथ दोनों के बीच कुछ है। इस तरह का बात एसएचएम में सीखे थे कि अगर हर चीज एक ही जैसा हो, एक ही समय मैक्सिमम मिनिमम हो, तो कोई टाइम गैप नहीं। ये किसी और समय मैक्सिमम होगा, ये किसी और समय मैक्सिमम होगा, कुछ टाइम गैप के साथ, कुछ फेज डिफरेंस के साथ, जिसमें करंट वाले रिलेशन में प्लस पाई बाई 2 है, तो हम लोग बोलते हैं कि करंट इन लूप लीड्स बाय पाई बाई 2 विद चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज के कंपेयर में जो करंट है वो पाई बाई 2 से आगे रहेगा। उल्टा करंट आगे रहेगा, या बोल सकते हैं चार्ज पीछे रहेगा, लैग करेगा उस करंट से। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, थ्योरेटिकली सिंपल डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछता है जो रिलेट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।